दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रत्याभूत की संविदा, या जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। भारतीय संविदा अधिनियम में धारा 126 से 147 तक में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बताया गया है, प्रत्याभूति की संविदा के बारे में बताया गया है। इसका अर्थ और परिभाषा ये सब हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको ये पूरा घटनाक्रम समझ में आएगा। ये ए है, ए की बेटी का विवाह पड़ा हुआ है। 1 लाख रुपए का सोना लेने यह बी स्वर्णकार के यहाँ जाता है और कहता है कि भाई साहब 1 लाख रुपए का हमें आप सोना दे दीजिए, मैं इसको 2 महीने में आपको 1 लाख रुपया चुकता कर दूंगा। सी कहता है बी से कहता है कि आप ए को जो सोने की मांग वो कर रहे हैं दे दीजिए, अगर ए समय से पैसा दे दिए तो ठीक है, वरना मैं आपका पैसा वापस करूंगा। तो अभी हम आपको इसको परिभाषा के दृष्टिकोण से बताएंगे। यही है प्रत्याभूत की संविदा, जिसमें एक व्यक्ति मूल ऋणी होता है, एक व्यक्ति लेनदार होता है और एक व्यक्ति प्रतिभू होता है। अब आप इतना बात जान गए, अब आप अर्थ और परिभाषा के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 से 147 तक में प्रत्याभूत की संविदा के बारे में बताया गया है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में प्रत्याभूत को परिभाषित किया गया है और परिभाषित करते हुए कहा गया है, अब इस परिभाषा को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। प्रत्याभूत की संविदा से तात्पर्य किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या उसके दायित्वों का निर्वहन करने की संविदा से है। तो प्रत्याभूत की संविदा से तात्पर्य किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में, चूक की दशा में उसके प्रतिज्ञा का पालन या उसके दायित्वों का निर्वहन करने की संविदा से है। ऐसी संविदा जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रतिज्ञा को पूरा न होने पर उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसी को प्रत्याभूत की संविदा कहते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ए एक व्यक्ति है जिसकी बेटी का शादी पड़ा है, 20 स्वर्णकार के पास जाता है और 1 लाख का सोना मांगता है और कहता है कि 1 महीने में मैं आपको ये दे दूंगा। सी कहता है बी से कि आप इसको सोना दे दीजिए, अगर ए आपको सोना नहीं देगा तो उसकी भरपाई मैं आपको करूंगा। ए आपको 1 लाख रुपया समय पर नहीं देगा तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। इसी को कहते हैं प्रत्याभूत की संविदा। यहाँ ए मूल ऋणी है, बी लेनदार है और सी प्रतिभू है। तो फिर परिभाषा एक बार देखते हैं। प्रत्याभूत की संविदा से तात्पर्य किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या उसके दायित्वों का निर्वहन करने की संविदा से है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूत देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के लिए प्रत्याभूत दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है और वह व्यक्ति जिसको प्रत्याभूत दी जाती है लेनदार कहलाता है। तो जो व्यक्ति प्रत्याभूत देता है, गारंटी देता है, प्रतिभू है। जिसके लिए गारंटी दी जाता है वह मूल ऋणी है और जिसको गारंटी दिया जाता है वह लेनदार कहलाता है। तो यही है प्रत्याभूत की संविदा। आइए फिर से एक बार इसको देखते हैं। अतः उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वचन देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति यदि अपने वचन का पालन नहीं करेगा या अपने वचन का पालन करने से मुकर जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति उसके वचन का पालन करेगा एवं उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं प्रत्याभूत की संविदा। अब इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं। उदाहरण के लिए ए बी से 1000 रुपये ऋण के रूप में लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे 1 वर्ष के अंदर वापस कर देगा। सी बी को वचन देता है कि यदि ए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यह प्रत्याभूत की संविदा है। अतः इस उदाहरण में सी प्रतिभू है, ए मूल ऋणी है, बी लेनदार है। आइए इसी उदाहरण को एक बार देख लेते हैं। ए बी से 1000 रुपया लेता है, ए बी से 1000 रुपया लेता है और कहता है कि 1 वर्ष में मैं आपको वापस कर दूंगा। सी कहता है कि आप
1000 रुपया ए को दे दीजिए। अगर ए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो मैं उसके कर्तव्यों का पालन करूंगा, मैं उसके जो है प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ यह प्रत्याभूत की संविदा है। यहाँ सी प्रतिभू है, ए मूल ऋणी है और बी लेनदार है। तो आपको उदाहरण से प्रत्याभूत की संविदा क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं प्रत्याभूत की संविदा की विशेषताएं। सारी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहली विशेषता क्या है। प्रत्याभूत की संविदा में 3 संविदाएं होती हैं, जिसमें 2 संविदाएं मूल ऋणी और लेनदार तथा प्रतिभू और लेनदार में अभिव्यक्त होती हैं तथा एक संविदा प्रतिभू और मूल ऋणी में विवक्षित होती है। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि प्रत्याभूत की संविदा में 3 संविदाएं होती हैं, 2 अभिव्यक्त होती हैं और 1 विवक्षित होता है। आइए इसको देखते हैं। उसी उदाहरण में देखते हैं। ये ए है, यह बी से 1000 रुपया लेता है और कहता है कि मैं 1 वर्ष में यह आपका 1000 रुपये वापस कर दूंगा। सी गारंटी लेता है, बी से कहता है कि मैं ए के दायित्व को पूरा करूंगा, अगर ए चूक कर जाता है तो मैं इसके वचन का पालन करूंगा। तो यहाँ अब कितनी संविदाएं हैं, मैंने बताया यहाँ 3 संविदाएं हैं। यहाँ ए और बी के बीच एक संविदा है, दूसरी संविदा सी और बी के बीच है। यह संविदा भी अभिव्यक्त है, दिखाई दे रही है, यह संविदा भी अभिव्यक्त है, दिखाई दे रही है, लेकिन एक संविदा ए और सी के बीच में होता है। यह कौन सी संविदा होती है? यह संविदा होती है कि भाई साहब आपके दायित्वों का हमने पालन कर दिया है। तो ए और सी के बीच में एक विवक्षित संविदा होती है। सी ए से जो पैसा चुकाया है वो लेगा, यह अंडरस्टूड संविदा कहलाती है, यह उसी में इम्प्लाइड संविदा कहलाती है। तो कहने का मतलब कि प्रत्याभूत की संविदा में 3 संविदाएं होती हैं, 2 संविदा इसमें अभिव्यक्त होती है और 1 संविदा इसमें क्या होती है, विवक्षित होती है। दूसरा, प्रत्याभूत की संविदा में 3 पक्षकार भी होते हैं। तो ये आपने देखा 3 पक्षकार होते हैं प्रत्याभूत की संविदा में। एक होता है प्रतिभू, कौन होता है? जो प्रत्याभूत देता है, जो गारंटी देता है। एक होता है मूल ऋणी, जिसके व्यतिक्रम के लिए गारंटी दी जाती है। एक होता है लेनदार, जिस व्यक्ति से प्रतिभू गारंटी लेता है कि वह पर व्यक्ति के दायित्व को चुकाएगा। तो 3 संविदाएं, 3 पक्षकार। अब आइए अगला देखते हैं, विशेषता क्या है। तीसरी विशेषता है प्रत्याभूत की संविदा में मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। तो प्रत्याभूत की संविदा मौखिक या लिखित दोनों हो सकती है। 3 संविदाएं हैं, 3 पक्षकार हैं, तो जरूरी नहीं कि सब रिटर्न हो, यह भी मौखिक संविदा हो सकती है। चौथी विशेषता क्या है? प्रत्याभूत की संविदा का उद्देश्य लेनदार, ध्यान दीजिए, लेनदार के ऋणों को सुरक्षा प्रदान करना है। 5वीं विशेषता क्या है? 5वीं विशेषता है कि प्रत्याभूत की संविदा में मूल ऋणी और लेनदार के बीच प्रथम संविदा होती है। अगर आपसे पूछ दे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पहली संविदा किसके किसके बीच में होती है, तो मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है। और फिर दूसरी संविदा किसके किसके बीच में होती है? दूसरी संविदा प्रतिभू और लेनदार के बीच में होती है। और अंत में तीसरी संविदा जो होती है, विवक्षित संविदा होती है, वह प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में होती है। तो 3 संविदाएं होती हैं और 3 संविदाओं में पहली संविदा मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है। आइए अगला देखते हैं। अगली विशेषता, मूल ऋणी और लेनदार के बीच की संविदा को मूल संविदा और लेनदार और प्रतिभू के बीच संविदा को प्रत्याभूत की संविदा कहते हैं। अगली विशेषता है प्रत्याभूत की संविदा में मूल ऋणी का दायित्व प्राथमिक होता है तथा प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि ये ए है, यह बी से 1000 रुपये 1 वर्ष के लिए लिया है और सी इसकी गारंटी दे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी के पीछे पड़ जाएगा। अगर ए चूक करता है तो बी का दायित्व है कि पहले सबसे किससे वसूले? ए से वसूले। ए के न मिलने पर या ए से वसूलने में विफल होने पर तब उसको सी से वसूलना चाहिए। यानी मूल ऋणी का दायित्व प्राथमिक होता है और प्रतिभू का दायित्व द्वितीयक होता है। अतः
संविदा पालन सर्वप्रथम मूल ऋणी को करना चाहिए, उसकी सफलता के बाद मूल ऋणी के बाद प्रतिभू का दायित्व उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि प्रतिभू किसी प्रतिज्ञा के पालन या किसी दायित्व के निर्वहन हेतु अपने दायित्व को प्राथमिक बना लेता है तो यह प्रत्याभूत की संविदा ही नहीं है। उदाहरण के लिए इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब है प्रत्याभूत की संविदा में मूल ऋणी और लेनदार के बीच पहली संविदा होनी चाहिए, उसके बाद ही प्रतिभू द्वारा संविदा होना चाहिए। अब जैसे ये ए है, यह बी है, बी से कहता है मुझे 1000 दे दीजिए, मैं 1 वर्ष में आपका पैसा चुका दूंगा। और सी कहता है कि आप पैसा दे दीजिए, मैं पैसा दे देता हूँ, आप इससे मत कहिएगा, इससे कोई बात नहीं कहिएगा, जो कहना हो मुझसे कहिएगा। तो ये सी अगर अपने दायित्व को प्राथमिक बना देता है तो ये संविदा ही नहीं है, प्रत्याभूत की संविदा। यही बात यह लाइन कहना चाह रहा है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, मूल ऋणी का ऋण ही प्रत्याभूत की संविदा की जान है, अतः मूल ऋणी के साथ साथ ऋण भी होना चाहिए। अगला प्रत्याभूत की विशेषता क्या है, मूल ऋणी का ऋण तथा उसका दायित्व दोनों वैध एवं प्रवर्तनीय होने चाहिए। कहने का मतलब है प्रत्याभूत की संविदा तभी वैध होगी, तभी प्रवर्तनीय होगी जब मूल संविदा भी प्रवर्तनीय हो। ये ए है, ये बी से कहता है कि मुझे 1000 रुपये दे दीजिए, मैं एक व्यक्ति की हत्या करूँगा और कुछ दिन फरार रहूँगा और बाद में आपका 1 वर्ष बाद आपका 1000 रुपया दे दूँगा। तो ए बी के पास जाता है, 1000 रुपया मांगता है कि मैं एक व्यक्ति की हत्या करूँगा और फरार हो जाऊँगा, तो उसके लिए मुझे 1000 की ज़रूरत है, मैं 1 वर्ष बाद वापस आऊँगा, आपका पैसा दे दूँगा। सी कहता है कि आप ए का बात सुन लीजिए और वो अपने कहने पर विफल होता है तो मैं उसकी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। तो ये आपस में संविदा ही वैध नहीं है, ये संविदा विधि विरुद्ध है, जिसके वजह से प्रत्याभूत की संविदा अपने आप विधि विरुद्ध हो गई। तो प्रत्याभूत की संविदा के लिए अनिवार्य है कि जो मूल संविदा है वह जो है क्या हो, वह वैध हो और प्रवर्तनीय हो। अगला लाइन है, प्रत्याभूत की अभिव्यक्त संविदा में प्रतिफल आवश्यक है किंतु विवक्षित संविदा में प्रतिफल आवश्यक नहीं है। तो आपने देखा 3 संविदाएं होती हैं, एक संविदा मूल ऋणी और लेनदार के बीच में होती है, दूसरा प्रतिभू और लेनदार के बीच में होती है, तीसरा प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच में होती है। तो मूल ऋणी और प्रतिभू वाला जो संविदा होता है उसके लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब बिना प्रतिफल संविदा नहीं हो सकती, लेकिन इन 3 संविदाओं में एक संविदा बिना प्रतिफल के होती है। अगला पॉइंट देखिए, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के बराबर होता है, मानो मूल ऋणी की जगह प्रतिभू रख दिया गया हो। ठीक है, तो ये लाइन, ये विशेषता आपको संभवतः पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं प्रत्याभूत की संविदा के आवश्यक तत्व। हमने प्रत्याभूत की विशेषता अगर पढ़ लिया है तो प्रत्याभूत की जो संविदा के आवश्यक तत्व हैं उस समझने में बहुत मुश्किल नहीं होगी। आइए देखते हैं प्रत्याभूत की संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। क्या है, प्रत्याभूत की संविदा में 3 पक्षकार होने चाहिए और तीनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। पहली आवश्यकता ये है, प्रत्याभूत की संविदा में मूल ऋणी और उसका ऋण जरूर होना चाहिए। मूल ऋणी और ऋण होगा तभी प्रत्याभूत की बात आएगी, वरना बात ही नहीं आएगी। प्रत्याभूत की संविदा के लिए जो ऋण लिया जाता है वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, यह भी आपने देखा। प्रत्याभूत की संविदा में अगला विशेष आवश्यक तत्व है, प्रत्याभूत की अभिव्यक्त संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है किंतु विवक्षित संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। ये लाइन भी आपने समझ लिया था। अब ध्यान देना है, प्रत्याभूत की संविदा कभी कभी प्रत्याभूत की संविदा लागू नहीं होती। कब? जब प्रतिभू किसी प्रतिज्ञा के पालन या किसी दायित्व के निर्वहन के लिए अपने दायित्व को प्राथमिक बना लेता है। जो ऋण पर सीमा विधि के अंतर्गत काल तिरोहित हो गया है उसके संबंध में कोई व्यक्ति प्रत्याभूत नहीं दे सकता। अगला, यदि मूल ऋण या मूल ऋणी का दायित्व अवैध हो जाता है तो प्रतिभू का संविदा लागू नहीं होगी।
अवयस्क के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की संविदा लागू होती है किंतु प्रत्याभूत की संविदा लागू नहीं होती है, अर्थात प्रतिभूत दायी होगा किंतु अवयस्क दायी नहीं होगा। तो ये प्रत्याभूत की संविदा की क्या थी, जहाँ प्रत्याभूत संविदा लागू नहीं होगी, ये था। अब ध्यान देना है प्रत्याभूत की संविदा के पक्षकार। तो प्रत्याभूत की संविदा के पक्षकार, उनका दायित्व तो बचा है टॉपिक। तो प्रत्याभूत की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। 3 पक्षकार कौन होता है, एक प्रतिभू होता है, एक मूल ऋणी होता है और एक लेनदार होता है, यानी एक श्योरिटी होता है, एक प्रिंसिपल डेप्टर होता है, एक क्रेडिटर होता है। तो प्रत्याभूत संविदा में 3 पक्षकार ये होते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो करना मकसद नहीं है, तो इसके लिए इसके बाद जो टॉप बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।